लेकिन स्टार्ट करते हैं। जी सर। हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक वो मजीद पे जो रेगुलेशन होनी है उसके मुताबिक उसके हवाले से है। और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम एक बहुत ह्यूज लोड ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं किसके हवाले से कि रेगुलेशन किस किस स्टेप पर होती है। सो लेट्स मूव ऑन। हमें यहाँ पर अब ये भी देखना है कि वंस द आरएनए इज फॉर्म्ड, ये बात जो है ये अपने ज़हनों में रखिएगा कि मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के शुरू में ही कहा था, इस टॉपिक के शुरू में ही कहा था कि हमने हर हर लेवल के ऊपर जो है वो रेगुलेशन देखनी होती है। तो वंस द आरएनए इज फॉर्म्ड, तो उसके बाद फर्दर जो है वो रेगुलेशन अभी रिक्वायर्ड होती है। यानी इसका मतलब ये है कि आपने एक दफा वो इनिशिएशन पे रेगुलेशन कर ली। अभी तक आपने जो है वो इनिशिएशन की रेगुलेशन पढ़ी थी, आपने इनिशिएशन पे रेगुलेशन कर ली। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप उस इनिशिएशन जो है उससे वन स्टेप फर्दर जाते हैं। आप कहते हैं कि हाँ जी ये जो इलोंगेशन है, वह फर्ज कर लिया इनिशिएशन हो गई, आपने इलोंगेशन की पूरा ट्रांसक्रिप्ट बना लिया। उसके बाद क्या होता है, रेगुलेशन इज स्टिल देयर। जब आपने एक दफा आरएनए बना लिया, ट्रांसक्रिप्ट बना लिया, तो अभी रेगुलेशन वहीं की वहीं है। रेगुलेशन जो है वो कहीं नहीं गई। अब यहाँ से रेगुलेशन कहीं नहीं गई, इसका मतलब ये है कि अभी जो है वो रेगुलेशन अभी आप मजीद करेंगे। यानी आपने मजीद कंट्रोल करना है कि आया उस जीन को आपने प्रोड्यूस होने देना है या नहीं होने देना। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी आएगा अब आपका रेगुलेशन का, कि नंबर वन, वेदर or not the protein is should be produced, whether or not। ठीक है। एन mRNA इज ट्रांसलेटेड। सबसे पहले तो आप ये भी एक जो है वो एक एम रखते हैं कि इसको आपने जो है वो ट्रांसलेट करना है या नहीं करना। यहाँ पर आप ये फैसला भी करते हैं, क्योंकि ये जो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, जैसे आप अभी यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ी देर में, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं कि जिनको बनने के दरमियान रोक दिया जाता है। बनने के दरमियान में एकदम उनको रोक दिया जाता है कि नहीं भाई इस प्रोटीन को नहीं बनाना, इस प्रोटीन की प्रोडक्शन को यहीं पर रोक दो। तो वो एग्जांपल्स भी अभी आप जाकर देखेंगे। तो एक रेगुलेशन तो ये होती है कि प्रोटीन को बनाना है या नहीं बनाना। दूसरे नंबर पे ट्रांसलेशन स्पीड, वो भी देखा जाता है कि ट्रांसलेशन की स्पीड जो है वो क्या रखनी है, कितने एमआरएनए जो हैं वो आएंगे और उनको किस स्पीड पर जो है वो ट्रांसलेट करना है। नंबर थ्री, एक चीज है जो कि हमारा असल आज का टॉपिक है, और वो है जिसको आप यहां पर कहते हैं ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या थी, वो ये आप लोगों को याद होगा कि आप एक मैसेंजर आरएनए से, यानी एक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास एक ही है, सिंगल ट्रांसक्रिप्ट है। इस एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट से आप मल्टीपल जीन्स बना सकते हैं। और ये बात आपकी पिछले चैप्टर में हो चुकी है। पिछले चैप्टर में हमने क्या कहा था कि जब एक आरएनए बनता है तो उस एक आरएनए से कई प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं, जिसको हम ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग का नाम देते हैं। और ये जो है, इसमें अभी आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दूं तो वो जो फ्रूट फ्लाई है, जिसको आप जो है वो मॉर्गन के हवाले से भी पढ़कर आए हैं, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो है उसमें ये देखा गया है कि एक सिंगल जीन जो है, सिंगल जीन कैन कोड फॉर 17,000 डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। डिफरेंट, अब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे 17,000 प्रोटीन्स नहीं है, बल्कि वो कह रहा है कि वो एक ही जीन है जिसकी इतनी ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है कि उसके जरिए आप एक जो यूं कह लीजिए कि उसके जरिए आप इतनी प्रोटीन्स बना सकते हैं कि हर प्रोटीन दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। यानी आप क्या करें, आप उस आरएनए की स्प्लाइसिंग के दौरान एक्सॉन इंट्रॉन बदल दें। अब ये एक्सॉन इंट्रॉन बदलने का जो फिनोमिना है, इसको जरा अगर आप यहां से देखें तो आपको नजर आएगा। ये देखिए कि ये जो है वो आपके सामने डायग्राम है, और इस डायग्राम में ये 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हुए हैं एक्सॉन्स के। ये जो आपको 5 नंबर दिए हुए हैं एक्सॉन्स के, इसमें से आप इसकी स्प्लाइसिंग इस तरह कर लेते हैं कि इसमें आपके पास जो एक्सॉन्स आते हैं वो हैं 1 2 3 5, और इसमें आपके पास जो एक्सॉन्स आते हैं वो है 1 2 4 5। इसका मतलब है ये दोनों प्रोटीन्स रिलेटेड जरूर हैं बट डिफरेंट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे अपने जो जीन्स हैं इनके बारे में क्या कहा जाता है, चले ये भी सुन लीजिए। हमारे जो अपने जीन्स हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि
हमारे जीन्स कम हैं लेकिन आरएनए, हाँ, हमारे जीन्स कम हैं लेकिन प्रोटीन वैरायटी ज्यादा है। एक चीज आपको बताता हूँ, आप लोगों के इल्म में शायद हो या ना हो, एक चीज होती है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स क्या होता है कि आप अपने जीन्स को स्टडी करते हैं कि आपके जीन्स कौन कौन से हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। एक होता है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स ये होता है कि आप अपनी बॉडी में मौजूद जितनी प्रोटीन्स होती हैं उनके हवाले से स्टडी करते हैं कि कितनी प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं और कितनी प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीन फंक्शन क्या क्या करती हैं। तो प्रोटियोमिक्स हमें ये बताता है, प्रोटियोमिक्स की फील्ड हमें ये बताती है कि ये जो हमारे सेल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटीन्स है, टोटल बॉडी में जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं वो नंबर ऑफ जीन्स से कहीं ज्यादा है। अब ये एक जस्टिफिकेशन है कि एक जीन की जो अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, एक जीन मोर देन 2-3 प्रोटीन्स जो है वो कोड कर सकता है, सिर्फ किस जरिए से कि वो एक टाइम पे एक को इंट्रॉन बना देगा। फॉर एग्जांपल, इस जीन में जो इंट्रॉन है वो कौन सा है, 4, जबकि इस जीन में जो इंट्रॉन है वो है 3। तो आप अगर इंट्रॉन एक्सॉन बदलते रहें तो इससे क्या होगा, इंट्रॉन एक्सॉन बदलते रहने से आप जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन डिफरेंट कर सकते हैं। हाँ, वो प्रोटीन रेलेवेंट जरूर हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कि जो ड्रोसोफिला है उसमें एक जीन 17,000 प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को कोड कर रहा है, वो सारी हैं क्या, वो सारी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सारी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स। लेकिन हाँ, कोडिंग एक जीन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक इतना बड़ा जीन है, नंबर वन वो बहुत बड़ा जीन है, नंबर टू उसमें इंट्रॉन एक्सॉन की शफलिंग बड़ी आसान है। फॉर एग्जांपल, उसके अंदर अगर 500 इंट्रॉन है तो अब आप खुद देख लीजिए कि आप कितने ज्यादा उसमें फंक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी आपने एक इंट्रॉन रिमूव कर दिया, कभी आपने 4 कर दिए, कभी आपने 3 कर दिए, कभी आपने 4 किए लेकिन डिफरेंट तरह के 4 कर दिए। तो इसका मतलब ये होगा कि इंट्रॉन्स की ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मतलब ये कि कभी किसी इंट्रॉन को निकाल दिया, कभी किसी इंट्रॉन को निकाल दिया, तो अल्टीमेटली आपके पास प्रोटीन उसी जीन से आएगी, लेकिन वो प्रोटीन डिफरेंट हो सकती है, स्लाइटली डिफरेंट फंक्शन कर सकती है। जो आपने एग्जांपल पढ़ी है यहाँ पर, दिस एग्जांपल इज रिगार्डिंग ट्रोपोनिन टी जीन। ट्रोपोनिन टी, अब ये जो जीन है ये बेसिकली बना ट्रोपोनिन ही रहा है, बना ये सेम प्रोटीन रहा है, बट फर्क कहां पर आ रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंस के साथ ये प्रोटीन जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं। सो इसका ये ऑल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब यहाँ पर रेगुलेशन क्या हुई, रेगुलेशन यहाँ पर ये है कि आपने टाइप ऑफ प्रोटीन कौन सी बनानी है, ये रेगुलेशन है। रेगुलेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आपने स्पीड अप करना है, स्पीड डाउन करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, नहीं, ये ही रेगुलेशन नहीं होती। रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने उस एक आरएनए बनने के बाद आपने क्या डिसीजन लेना है कि उससे प्रोटीन कौन से टाइप की बनेगी, ये भी रेगुलेशन होती है। तो इसलिए जो है वो एक एक जो है वो ये तरीका है आरएनए की रेगुलेशन करने का, मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए की दूसरी रेगुलेशन करने का तरीका क्या है कि सीज सीज द मैसेंजर आरएनए टू मेक द प्रोटीन। आप मैसेंजर आरएनए को रोक दें कि वो प्रोटीन बनाए, ये भी होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक बड़ा ही जबरदस्त जो है वो कॉन्सेप्ट है जो कि अभी आप पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये मैसेंजर आरएनए, ये हेड है और यहाँ पर जो है वो दिस इज अ टेल। अब जो मैसेंजर आरएनए है उसके अंदर छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं जो डीएनए बनाकर भेजता है। ये वो सीक्वेंसेस होते हैं कि जिनके साथ कोई भी टर्मिनेशन फैक्टर लग सकता है। ये याद रखिए, ये टर्मिनेशन वो नहीं है जो जेनेटिक कोड वाली टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन फैक्टर बेसिकली कोई भी प्रोटीन है जो उसको दरमियान से क्या कर सकती है, यानी इमेच्योर प्रोटीन बना सकती है। कि यहाँ पर जो है वो राइबोसोम अटैच था, राइबोसोम अटैच था और यहां से जो है वो एक अदद पॉलीपेप्टाइड निकल रही थी, प्रोटीन बन रही थी, ठीक है, यहां पर प्रोटीन बन रही थी। लेकिन क्या हुआ, सडनली उस प्रोटीन को इनहिबिट करने का ऑर्डर आ गया। और ये जो इनहिबिटिंग ऑर्डर हैं, फॉर एग्जांपल आप सम टाइम ऐसे करते हैं कि आप हार्मोनल एक्शन को इनहिबिट करवा देते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद रिलीज करता है।
उस हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम लेता है कि वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स को रुकवा सकता है। ये आपकी कैम्बेल की बुक में इस एडिशन में नहीं लिखा हुआ, ना ही 11th एडिशन में लिखा हुआ है। अब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, बेसिकली वो ऐसी प्रोटीन को जो है वो प्रोड्यूस करेगा जो प्रोटीन जाकर इस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से अटैच हो जाएंगे, एंड दिस विल ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन, और यहीं से ट्रांसलेशन, यहीं से प्रोटीन की फॉर्मेशन ब्लॉक कर दी जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है, आप दरमियान में ही प्रोटीन की प्रोडक्शन को ब्लॉक करके आप वहीं पर ये फैसला ले लेते हैं कि नहीं, ये प्रोटीन नहीं बनाई जाएगी, दिस प्रोटीन इज नॉट नीडेड। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है। एक और तरीका जो आप लोगों की बुक में यहाँ पर मेंशन्ड है, वो कौन सा तरीका है बेटा? वो तरीका ये है कि सम टाइम आप क्या करते हैं, जैसे हाँ, इसका क्या मैंने पढ़ा था, साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन ऑफ मैनी जीन्स। साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन यानी आप क्या करते हैं, आप कई आरएनए इकट्ठे ही ट्रांसलेशन करवाना उनकी शुरू कर देते हैं। साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल मैसेंजर आरएनए। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ सेल्स में, बेटा ये कुछ सेल्स की बात हो रही है, सम सेल्स, कुछ सेल्स की बात हो रही है कि कुछ सेल्स में क्या होता है कि आप सडनली एकदम ही ट्रांसलेशन शुरू करवाते हैं, एकदम ट्रांसलेशन का बर्स्ट करवाते हैं। ऐसा कब होता है, सुनिएगा, ऐसा तब होता है जब आपका कोई एम्ब्रियोनिक सेल हो। एम्ब्रियोनिक सेल में आपने एकदम बहुत से जो है वो आरएनएज की वो करवानी हो, ट्रांसलेशन करवानी हो, तो आप क्या करते हैं, आप एक सिंगल ऑर्डर देते हैं, और सिंगल ऑर्डर पे जितने आरएनए बने हुए होते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब मदर से एग आता है तो एग में ऑलरेडी बहुत से आरएनएज बने हुए होते हैं, रेडी बैठे होते हैं। वहां पर वो आरएनएज रेडी होते हैं कि जहां ऑर्डर मिलेगा उसकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मदर देती है, जैसे बहुत सी प्रोटीन्स मदर देती है, राइबोसोम्स मदर देती है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत से आरएनएज होते हैं जो मदर से मिलते हैं और वो ऑलरेडी वहां मौजूद होते हैं। इधर ऑर्डर आता है, उधर वो सारे के सारे इकट्ठे ट्रांसलेशन होना उनकी शुरू हो जाती है। इस बात को अगर आपने जो है वो प्रॉपरली देखना है तो यहां पर देखिएगा, ये कहता है कि हाँ जी, alternatively, translation of all the mRNAs in a cell will be regulated simultaneously. Such global control usually involves the activation or inactivation of one or more protein factors required to initiate translation. This mechanism plays a role in starting translation are stored in eggs. Just after fertilization, translation is triggered. सडनली ट्रांसलेशन ट्रिगर्ड होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और डेवलपमेंट एकदम बूस्ट करती है, और वहीं पर जो है वो वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक और वे है कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं जीन्स को। यहाँ पर इन्होंने एक आरएनए को, यहाँ पर इन्होंने एक और चीज मेंशन की हुई है, गौर कीजिएगा। हाँ जी, अनट्रांसलेटेड रीजन, वो कहता है कि ये जो मैंने अभी बात बताई है ना, ये मैं उसी के बता रहा हूं कि आप सम टाइम प्रोटीन की फॉर्मेशन को दरमियान में रोक सकते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन की फॉर्मेशन को दरमियान में रोकने का तरीका क्या होता है कि उन रीजन को टारगेट किया जाए जो अभी ट्रांसलेट नहीं हुए। ये जो मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम बनाई ना, ये वाली, इसमें ये जितने रीजन है, ये वाला जितना रीजन है, ये अभी कौन सा रीजन है, अनट्रांसलेटेड रीजन या यूटीआर। तो आपने अगर किसी भी प्रोटीन की ट्रांसलेशन को दरमियान में रुकवाना हो तो आपका टारगेट यूटीआर होता है। ठीक है, यहाँ पर बकायदा यूटीआर मेंशन है। अच्छा जी, अब यहाँ वो बात आ रही है एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि आपको जो है वो, जिससे अंदाजा होगा कि बहुत से सेल्स जो हैं वो बगैर न्यूक्लियस के इतनी देर सरवाइव कैसे करते हैं। एक चीज होती है, इसको कहा जाता है आरएनए स्टेबिलिटी। आरएनए स्टेबिलिटी, अभी जो आरएनए स्टेबिलिटी है ये भी कैसे डिफाइन होती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आरएनए की स्टेबिलिटी डिफाइन की जाती है बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इनसाइड द मैसेंजर आरएनए। इन मैसेंजर आरएनए ये बड़े स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनसे ये डिफाइन किया जाता है कि ये जो आरएनए है ये कितना स्टेबल है। फॉर एग्जांपल, प्रोकैरियोट्स में अगर आप बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक जो मैसेंजर आरएनए है, इट इज डिग्रेडेड मिनट्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, इज डिग्रेडेड मिनट्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इसको वैसे अगर ये 1 मिनट के चंद मिनट के बाद डिग्रेड होगा तो फिर ट्रांसलेट कब होगा? हाँ जी, अगर ये चंद मिनट बाद ही डिग्रेड कर दिया गया तो ट्रांसलेट कब होगा?
नहीं आ रहा जवाब ज़हन में? ट्रांसलेट ये होगा फौरी तौर पर, यानी इधर ट्रांसक्रिप्ट बनना शुरू होगा उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में कोई स्प्लाइसिंग का सीन नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे वो ओपेरॉन हो चाहे वो दूसरे जीन्स हो, स्प्लाइसिंग का कोई सीन नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे इधर ही ट्रांसक्रिप्ट बनना शुरू होगा साथ ही उसकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी एंड इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और जैसे ही उसकी खत्म होगी, ट्रांसलेशन खत्म होगी, उसको फौरी तौर पर क्लीव कर दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है वो आरएनए स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि अनस्टेबल, इसका जो आरएनए है वो क्या है, वो अनस्टेबल है, फौरी तौर पर वो क्लीव हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द यूकैरियोट? बेटा जो यूकैरियोटिक आरएनए है वो इंतहाई स्टेबल है। यूकैरियोटिक आरएनए ये बहुत स्टेबल हैं और दे कैन बी दे कैन बी इंटीग्रेटेड फॉर डेज, वीक्स और इवन मंथ्स, डेज, वीक्स और इवन मंथ्स, ये तब तक इंटीग्रेटेड रह सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक तो कैप और टेल होती है, दूसरा ये बड़े ही स्पेसिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, जो यूकैरियोटिक आरएनए में, जो उसको बहुत ही ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। आपके ज़हन में कोई ऐसा सेल है कि जिसमें आरएनए इतना स्टेबल हो? कोई ऐसा सेल आपके ज़हन में आओ? जी हाँ, जवाब नहीं आ रहा, खैरियत है? अच्छा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल का जो आरएनए होता है वो अप्रोक्सीमेटली 120 और मोर और लेस 120 डेज जो है वो स्टेबल रहता है, ठीक है, और उसके बाद उसको या तो डिग्रेड किया जाता है या वो खुद ही डिग्रेड हो जाता है। आमतौर पर जो आरएनए होते हैं उनको डिग्रेड किया नहीं जाता, बल्कि ये सेल्फ डिग्रेडिंग होते हैं, ये खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं। इनकी एक प्रॉपर हाफ लाइफ होती है, आप यूं कह लीजिए कि इनकी एक खास हाफ लाइफ होती है जिसके बाद ये डिग्रेड हो सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो वायरस वगैरह होते हैं ये एक सरफेस पे कुछ दिन के लिए रह सकते हैं, उसके बाद डेड हो जाते हैं। उसकी वजह यही है, डीएनए और आरएनए दोनों की एक लाइफ होती है, वो कितने स्टेबल होते हैं उनकी एक लाइफ होती है, और उसके बाद उनको वो डिग्रेड हो जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लाइफ स्पैन, bacterial mRNA molecule typically are degraded by enzymes within a few minutes, ठीक है। In contrast, mRNAs in multicellular eukaryotes typically survive for hours, days और even weeks, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड की यहाँ पर बात कर रहा है, तो वही बात जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको की। तो ये जो है वो ये यहाँ पर कहता है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस दैट अफेक्ट हाउ लॉन्ग एन एमआरएनए रिमेन्स इंटैक्ट आर ऑफन फाउंड इन अनट्रांसलेटेड रीजन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद होता है किसमें, ये जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद होते हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि कोई मैसेंजर आरएनए कितनी देर तक जिंदा रहेगा, कोई मैसेंजर आरएनए कितनी देर तक जिंदा तो नहीं कहना चाहिए, स्टेबल रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, इंटेग्रल रहेगा, ये डिटर्मिनेशन यहाँ से होती है। अच्छा, यहाँ पर तो हो गया आरएनए की प्रोसेसिंग के हवाले से, कि आरएनए की जो प्रोसेसिंग है, आरएनए की जो लाइफ है, उसके हवाले से तो बात हो गई। बट उसके बाद फिर हमने एक और बात की, और वो ये थी कि क्या हमने ये भी कहा था कि इवन प्रोटीन बनने के बाद भी क्या होता है वहां पर, इस जगह पर वो हो रही होती है, रेगुलेशन हो रही होती है, जिसको आप कहेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन, यानी ट्रांसलेशन के बाद। ये भी पढ़ते हैं बेटा, पहले आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर जो आपने आरएनए स्टेबिलिटी की बात की है कि रेड ब्लड सेल्स का होता है, तो सर फिर तो वाइट ब्लड सेल्स का जो आरएनए वो तो ज्यादा स्टेबल होगा। जी, स्टेबल हो या ना हो, उनमें न्यूक्लियस तो होता है। अगला सवाल, मैं आपसे अगला ही सवाल इसी ज़मन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आगे बोलिए। तो सर इस तरह तो फिर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका तो आरएनए स्टेबल ही, मतलब उनके तो न्यूक्लियस जो मैच्योर होते हैं तो उनका न्यूक्लियस ही खत्म हो जाता है ना।
जी जी, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। तो फिर उस तरह से तो मतलब उनका मतलब कि उनका फिर आरएनए कैसे स्टेबल हुआ? आरएनए स्टेबल होने की बेटा वजह एक तो ये है कि उसकी मॉडिफिकेशन है, ठीक है, उसकी मॉडिफिकेशन है। फिर उसका जो आरएनए, जो हीमोग्लोबिन का आरएनए होता है ना, जाहिर सी बात है कि वहां पर जो आरएनए है वो हीमोग्लोबिन का ही आरएनए होगा ना, जो इतनी देर तक स्टेबल रहता है, और होता भी हीमोग्लोबिन का ही है वो। तो हीमोग्लोबिन के आरएनए में कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जो उसको बहुत देर तक स्टेबल रख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक फिनोमिना, ये वैसे ये मेरे सजेस्टेड फिनोमिना, बुक में नहीं लिखा हुआ, कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी हों जो कि उसके उन पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स को बहुत स्पेसिफिक जो है टाइम के लिए वो प्रोटीन्स उन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अटैच रहें और उसको टूटने ना दें। ये एक एक्सप्लेनेशन बनती है कि वो प्रोटीन फैक्टर्स उसको टूटने नहीं देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बात यही हुई ना कि वो जो यूटीआर है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन, वो ये डिटरमिन करेंगे कि आरएनए की लाइफ क्या है। जी बेटा। तो सर इसका मतलब आरएनए की लाइफ रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है? आरएनए की लाइफ रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करे ना करे, एवोल्यूशन पर जरूर डिपेंड करती है कि कौन सा जीन एवोल्यूशनरी तौर पर ज्यादा यूटीआर उसमें वो वाले हैं जो स्टेबल है। ऐसा भी हो सकता था कि रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है वो 50 डेज होती, उसमें अगर एवोल्यूशन के दौरान उसके यूटीआर इतने होते, अनट्रांसलेटेड रीजन इतने होते कि वो उसको 50 डेज तक स्टेबल रख सकते, तो उसकी उसका जो लाइफ स्पैन है वो 50 डेज हो सकता था। लेकिन सर जी बेटा। सर इस पे तो डिपेंड, यानी कि अगर हमें ये ट्रांसलेशन रोकनी है हम्म। तो जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होंगे उनकी हम्म। स्टेबिलिटी या वो स्टेबल है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अगर हमें उस प्रोटीन की जरूरत है तो हम्म। उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए, और अगर नहीं है तो नहीं। तो अगर हमें उस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है और वो जो अनट्रांसलेटेड रीजन है वो स्टेबल है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, देखे ना, एक प्रोटीन की इसमें प्रोटीन की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं आरएनए, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जिनको आप प्रोटीन बनाते ही ब्रेक कर देते हैं। आरएनए अलहदा, इधर अलहदा हुआ, उधर आपने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसमें डेफिनेटली वो जो सिग्नल है जो उसको ब्रेक डाउन करने का, उस पर्टिकुलर आरएनए को ब्रेक डाउन करने का सिग्नल है, वो किसी ना किसी प्रोटीन के जरिए ही आता होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही अब अगर हीमोग्लोबिन की प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेट हो रही है और ट्रांसलेट होते ही वो टर्मिनेट होती है, तो फौरी तौर पर उसका अगर आरएनए ब्रेक नहीं हो रहा, देन इट सर्टनली मीन्स कि वो जो आरएनए है उसके साथ कोई ना कोई ऐसी प्रोटीन लाजमी मौजूद हैं जो कि उसको स्टेबल कर रही हैं, ताकि जो न्यूक्लियस है, जिसकी जो अब नहीं मौजूद रेड ब्लड सेल में, जो नहीं मौजूद रेड ब्लड सेल में, उसकी कमी पूरी की जा सके। बेसिकली आरएनए की स्टेबिलिटी जो है उसमें फायदा किसका है? फायदा यही है ना कि अगर आपने न्यूक्लियस रिमूव भी कर दिया है तब भी वो आरएनए इतना स्टेबल है कि वो प्रोटीन मुस्तकिल बना रहा है। तो वो उसकी जितनी ज्यादा वो स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसी सूरत में अगर एक प्रोटीन ने ज्यादा देर तक सरवाइव करना है, एक प्रोटीन ने, तो उसके अंदर वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ज्यादा होने चाहिए जो उसको स्टेबल बनाएंगे। तो ये प्रोटीन टू प्रोटीन भी मैटर करता है कि किस प्रोटीन को ज्यादा देर तक, ये देखिए ये बल्कि ये एक पैराग्राफ देखिए। इन वन एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स ट्रांसफर्ड सच सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट लिव्ड आरएनए फॉर ग्रोथ फैक्टर टू द 3 एंड ऑफ नॉर्मली स्टेबल ग्लोबिन एमआरएनए। यहाँ इन्होंने सिंपली क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इन्होंने ये किया है कि एक मैसेंजर आरएनए है, ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है विच इज लॉन्ग लिव्ड, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड। और दूसरा मैसेंजर आरएनए आपके पास है जो शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। दूसरा मैसेंजर आरएनए शॉर्ट लिव्ड है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शॉर्ट लिव्ड का जो यूटीआर है वो यहां से, इसका शॉर्ट लिव्ड का यूटीआर इन्होंने पकड़ा और इसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया।
और जैसे ही इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया देन दिस mRNA बिकेम शॉर्ट लिव्ड और थोड़ी देर बाद वो मैसेंजर आरएनए ब्रेक हो गया। इट अल्टीमेटली मीन्स कि जो यूटीआर है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा आरएनए जो है वो स्टेबल होगा। जी बेटा। अच्छा जी, अगला सवाल अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इनमें क्या है, पोस्ट प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पर जो है वो एक और चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो क्या है कि प्रोटीन बन गई है तो उसको सबसे पहले तो उसको फंक्शनल फॉर्म में लाना होता है ना। आपको अच्छे तरीके से पता है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन में आपको मेरा नहीं ख्याल के हो सकता है किसी एक पर्सन को पर्टिकुलर को याद हो कि इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं। बेटा टोटल 51 अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन 51 अमाइनो एसिड्स जो हैं ये इनएक्टिव प्रोटीन है। ये वो प्रोटीन है जो कि नॉन फंक्शनल है, इस प्रोटीन ने फंक्शन नहीं करना। देन व्हाई इट इज इनएक्टिव? अगर ये इंसुलिन की प्रोटीन है, ये फिर इनएक्टिव क्यों है? उसकी वजह यह है कि इस इंसुलिन की प्रोटीन को आपको 2 चेन्स में डिवाइड करना होता है। इफ यू वांट टू यूज द इंसुलिन, आप इंसुलिन बनाकर सेल में रख लें, ये एक और चीज है। इंसुलिन बनाकर सेल में रख लें, लेकिन 51 अमाइनो एसिड्स की इंसुलिन फंक्शनल नहीं होगी। ऐसी सूरत में जिस वक्त, अब ये देखिए कितना फेवरेबल फिनोमिना है इस लिहाज से कि अगर इंसुलिन की प्रोटीन को आपने यूज करना है तो आप सिंपली क्या करें, आप वो प्रोटीन बनाकर रख लें 51 अमाइनो एसिड के साथ, और फिर आप क्या करें, आप इस 51 अमाइनो एसिड की चेन को क्या कर दें, क्लीव कर दें। जब आप इसको क्लीव करेंगे तो ये 2 चेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक गालबन होती है 32 की और एक होती है 19 की, या शायद 31 और 20 होता है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन आप इनको 2 चेन्स में कन्वर्ट करते हैं और 2 चेन्स इस तरह से होती हैं, एक ऐसे, और इनके दरमियान में जो है वो बॉन्ड्स होते हैं, ये कोवलेंटली अटैच्ड होती हैं। इट इज एक्टिव इंसुलिन, ये एक्टिव इंसुलिन है। यानी यहां से क्या पता लग गया कि अगर आपने रेगुलेशन करनी है तो उसका एक तरीका ये भी है कि प्रोटीन को रखो लेकिन नॉन फंक्शनल फॉर्म में रख दो और उसके बाद उसको दोबारा से यूज कर लिया जाएगा। फिर इसी तरीके से कुछ प्रोटीन्स को जो है वो एक्टिव और एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन, इस हवाले से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कुछ प्रोटीन्स की एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन जो है उसका एक और तरीका भी होता है। वो क्या है, वो है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि आप उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगी, या वो एक्टिवेट हो जाएगी या वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन। बाद अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो वो एक्टिव होती है, बाद अगर फॉस्फेट ग्रुप डिटैच होता है तो वो एक्टिव होती है, ठीक है। और सम टाइम एक्टिव और फॉस्फोराइलेट होने से वो डीएक्टिवेट भी हो सकती है। तो इसकी कोई मिसाल अगर आपके जहन में है, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आपको याद होगा कि मायोसिन जो क्रॉस ब्रिज होता है, मायोसिन का जो क्रॉस ब्रिज होता है, उसकी ये जो चेन होती है यहाँ पर, इस चेन को आप कहते हैं रेगुलेटरी चेन, ठीक है। ये रेगुलेटरी चेन होती है और इस रेगुलेटरी चेन के साथ एक मॉलिक्यूल कंबाइन होता है एटीपी का। जब आपने इस प्रोटीन को इस एक मायोसिन की रेगुलेटरी चेन को एक्टिव करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप इस एटीपी को कन्वर्ट करते हैं एडीपी में और प्लस एक फॉस्फेट में चेंज करते हैं। अब ये एडीपी और फॉस्फेट जाते कहीं नहीं है बल्कि इसके साथ अटैच रहते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, एडीपी, इसका मतलब है अब यहां पर क्या अटैच होता है, एडीपी अटैच होता है और साथ एक फॉस्फेट अटैच होता है। तब ये जो मायोसिन है ये अपने साथ फॉस्फेट अटैच करके फंक्शनल फॉर्म में आती है। यानी ये भी एक रेगुलेशन है जो कि प्रोटीन की जा सकती है एक्टिवेशन के लिए। फिर एक और चीज होती है जो कि लाइफ स्पैन ऑफ प्रोटीन होता है। प्रोटीन का लाइफ स्पैन जो है वो भी डिसाइड किया जाता है कि ये प्रोटीन जो है वो कितनी देर तक इसको सेल में रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन होती है जिसको आप कहते हैं साइक्लिन। हाँ भाई, ये कहाँ पड़ी हुई है इससे पहले, साइक्लिन प्रोटीन कहाँ पड़ी हुई है? और वो काइनेज वाले में, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, काइनेज भी डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिव होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, वही वाला बेटा, वही वाला। जो साइक्लिन होती हैं, दीज नीड टू बी डिग्रेडेड, इनको दीज मस्ट बी डिग्रेडेड। एक दफा काम कर लिया, अब चुप करके इनको डिग्रेड कर दिया जाता है, वरना ये काइनेज को एक्टिवेट करेंगी और काइनेज एक्टिवेट हो गया देन इट वुड सर्टेनली मींस कि उसके बाद अब सिलसिला किसका स्टार्ट हो जाएगा,
अगली सेल डिवीजन का अनचेक्ड सिलसिला स्टार्ट हो जाए। ऐसी सूरत में क्या करना होता है, ऐसी सूरत में आप साइक्लिन के साथ अटैच कर देते हैं एक कंपाउंड जिसको आप कहते हैं यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन जो है ये क्या करता है, ये एक टैग होता है, टैग फॉर डिग्रेडेशन एंजाइम। जब आपने इसको डिग्रेड करना होता है तो आप इसके साथ एक टैग लगा देते हैं जो रिकॉग्निशन होती है किसके लिए, डिग्रेडेशन एंजाइम के लिए। एंजाइम आके इसको डिग्रेड करते हैं और साइक्लिन जो है वो वहीं से रिमूव कर दी जाती है। सो इट इज अनदर लेवल ऑफ रेगुलेशन कि यहाँ से आप जो है वो ये देख सकते हैं कि किस प्रोटीन को कितनी देर के लिए रखना है, किस प्रोटीन को जो है वो आपने उसको एक्टिवेट रखना है, सेल में रखना है लेकिन डीएक्टिवेटेड रखना है, किसको इनएक्टिव करना है, किसको ब्रेक कर देना है, ये सारा कुछ जो है वो हम डिसाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज टैग्स। और डिपेंडिंग ऑन द प्रोटीन, समटाइम एक प्रोटीन बनाई जाती है उसके साथ टैग ही ऐसा लगा दिया जाता है कि इसको फंक्शन के बाद फौरी तौर पर ब्रेक कर दिया जाएगा, तो वो ब्रेक कर दी जाती है। तो इस तरह से भी रेगुलेशन जो है उसका फिनोमेना कैरी आउट होता है। ठीक है, कोई और मैसेज आया है? पेप्सिनोजिन को भी एक्टिवेट, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी उसी प्रोसेस में आता है बेटा, लेकिन ये असल में पेप्सिन वो है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है। पेप्सिन जो है ना उसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ, पेप्सिन पॉजिटिव फीडबैक पे वर्क करता है। जैसे ये पेप्सिन है ना, ठीक है, अब ये एक पेप्सिन है और इसके साथ जो है वो चेन अटैच्ड है। ये वो चेन है जिसने ये भी पॉलीपेप्टाइड ही है बेटा, ये कोई और टैग नहीं है बल्कि ये पॉलीपेप्टाइड है। अब जो पेप्सिन होती है ना, जब आपने, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, यानी ये पेप्सिनोजिन है। अब आपने जब इसको एक्टिवेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप एक्टिवेशन में आप HCl के जरिए इसकी जो है वो जो एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड है वो ब्रेक कर देते हैं और इसको क्या बना देते हैं, आप इसको पेप्सिन बना देते हैं और यहां से जो है ये जो एक्स्ट्रा चेन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब पेप्सिन जब एक दफा बन जाता है तो वो बाकी पेप्सिनोजेंस को भी किसमें कन्वर्ट करता है, वो खुद ही एक रजाकार के तौर पर, एक वॉलंटियर के तौर पर पेप्सिनोजेंस को किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, पेप्सिन में। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। आपने एक पेप्सिन बनाया, उस पेप्सिन ने मजीद पेप्सिन बना दिए, ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल दी जाती है आमतौर पर। तो यहाँ पे ये ऐसा होता है। तो मतलब आप यूं कह लीजिए कि HCl जो है वो एक तरह से रेगुलेटर होता है पेप्सिन का। जब एक दफा एक HCl एक पेप्सिन को ओपन कर देता है उसके बाद अब उसकी रेगुलेशन नहीं हो रही, अब वो ओपन हुए चला जा रहा है, हुए चला जा रहा है, वो बाकियों को भी एक्टिव कर रहा है। हाँ, उस वक्त तक जब तक आपने एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड नहीं रिमूव किया उस वक्त तक वो रेगुलेटेड है। ठीक है, ये जो है वो एक और एग्जांपल है रेगुलेशन की। जी बेटा, सवाल। जोहा किधर गई? दरमियान में से भागने वाला सिलसिला क्या है भाई? जी कोई और कोई सवाल? किसका नेटवर्क, आपका? जी एनी बोलिए। सर ये जो HCl वाला है आपने बताया पॉजिटिव फीडबैक साइकिल, ये डिपेंड प्रोटीन के अमाउंट पे करेगा ना, अगर प्रोटीन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पेप्सिन बनेगी। हाँ 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 बिल्कुल, मतलब ये कि HCl ने अगर एक पेप्सिन को कर दिया ना, 2.0 pH ने एक पेप्सिन को भी कर दिया ना, तो अगर ज्यादा पेप्सिनोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सबको ही ओपन करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को। और कुछ बेटा? यहाँ पर जो है वो हमारा ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर खत्म होता है कि जब आप इनिशिएशन हो जाती है तो इनिशिएशन के बाद आप कहाँ कहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं रेगुलेशन, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसमें अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत स्पीड पर पढ़ाया है, मैं समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 आपने कहा था कि आप ऑल्टरनेटिव RNA स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। नंबर 2 आपने ये कहा था कि आप जो है वो RNA के ऊपर जो है वो RNA को ट्रांसलेट होने से रोक सकते हैं, मतलब दरमियान में ही कुछ ऐसे सीक्वेंसेस लगा देते हैं कि अगर आपने ट्रांसलेशन रोकनी है तो आप वहीं पर ट्रांसलेशन को रोक सकते हैं। नंबर 3 आपने ये कहा था कि सम टाइम ऐसे होता है कि आपको ऐसा रेगुलेशन सिग्नल मिलता है कि आप सारे ही RNAs एकदम ही जो है वो क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और नंबर 4 आपने कहा था कि RNA की स्टेबिलिटी जो है वो उसके ऊपर जो UTRs होते हैं वो उस पर डिपेंड करती है। मतलब ये कि सम टाइम कुछ RNA ऐसे होते हैं कि जो अपनी स्टेबिलिटी की वजह से लॉन्ग लिव्ड होते हैं और बहुत लंबे अरसे तक उनको ट्रांसलेट किया जा सकता है।
फिर हमने रेगुलेशन में अभी ये पढ़ा कि प्रोटीन्स जो हैं उनकी मॉडिफिकेशन और उनको ये जैसे हाँ एक दो और बातें प्रोटीन मॉडिफिकेशन में आपको बताना भूल गया। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपके पास जो है वो गोल्जी अपरेटस है और आपने गोल्जी अपरेटस में जो है वो प्रोटीन भेजी है, और ये जो गोल्जी अपरेटस में प्रोटीन गई है, ये प्रोटीन जो है अब इसको आपने भेजना है सेल सरफेस पे, ठीक है। तो सेल सरफेस पे प्रोटीन को भेजने के लिए आप उसको पर्टिकुलरली क्या करते हैं, आप किसी भी प्रोटीन के साथ जो है वो फॉस्फेट लगा देते हैं। फॉस्फेट लगा सकते हैं, आप उस प्रोटीन के साथ OH लगा सकते हैं। ये क्या डिटरमिन करता है कि ये सेल जो है, ये प्रोटीन ये उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे जाएगी, ये प्रोटीन जो है इसको सेल से सिक्रीट किया जाएगा। तो ये डिफरेंट टैग्स जो हैं ये बताते हैं कि प्रोटीन जो है उसकी मॉडिफिकेशन और प्रोटीन की जो वर्किंग है वो किस पर डिपेंड करती है। इसमें रेगुलेशन कहाँ आएगी बेटा? रेगुलेशन ये आएगी कि ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन तब तक काम नहीं कर सकती जब तक OH इसके साथ अटैच नहीं होगा, तब तक ये प्रोटीन यूजलेस होगी। इसको बनाकर रखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही सिक्रीशन की बारी आएगी इसके साथ OH लगा के इसको सेल से बाहर भेजा जा सकता है। सो इट इज अनदर सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन। जी बच्चे, असल में आगे जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, ये टॉपिक एक बॉम्ब है, लिटरली ये टॉपिक बॉम्ब है। एंड मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा तो मैं खुद ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैंने इससे पहले मैंने एक बात बतानी है, वो मैं बताता हूँ आपको, बट वो बात बताने का मजा तब आना था जब मैं अगला टॉपिक पढ़ा लेता। मैंने कभी RNAs की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ी थी जितनी अगले टॉपिक में है। तो इंशाल्लाह